A very warm good evening to one and all. I think we are good to go to begin with the session. It's already 4 o'clock, I guess. Yeah, it's 4 o'clock. Is my PPT visible? My voice audible? Please reply in the chat box so that we can begin. Okay. Thank you so much. Let's begin with the session then. So आज के हमारे सेशन का नाम है लाइफ स्किल्स, अ वेरी कार्डिनल टॉपिक फॉर वी एजुकेटर्स. लाइफ स्किल्स, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत ज्यादा एम्फेसिस ले करती है लाइफ स्किल्स पर, क्योंकि कोर्स सब्जेक्ट मैटर जब क्लास में बच्चा आता है तो वी नो दैट वी हैव टू डिसमिनेट द कोर कॉन्सेप्ट बिहाइंड अ सब्जेक्ट, या सब्जेक्ट मैटर की क्लैरिटी बच्चे को होनी चाहिए. बट एनईपी कहता है कि हमें बच्चे को लाइफ स्किल्स ही सिखानी है, क्योंकि लाइफ स्किल्स विल प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर द चैलेंजेस 21st century, which play a pivotal role in helping them navigate their place on the global landscape. अबे हमें बच्चे को 21st सेंचुरी के लिए प्रिपेयर करना है. 21st सेंचुरी की अगर क्लैरिटी लीजिए तो हमें बच्चों को एक अनप्रिडिक्टेबल फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना है, क्योंकि अब प्रिडिक्टेबिलिटी रही नहीं. हम एजुकेटर्स ने देखा कि पिछले 3-4 साल में कुछ ऐसी चीजें आई हैं एजुकेशन में जो हमें लगा नहीं था कि कभी आएंगी, जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल क्लासरूम्स, यूट्यूब, रोबोटिक्स, कोडिंग, इन तमाम चीजों का नाम भी हमने नहीं सुना था, जो कि आज की रियलिटी है. तो हमें बच्चों को सब्जेक्ट मैटर नॉलेज तो देना ही है, बट हमें उनको उनके अंदर एक स्किल भी ऐसा जान डालना है कि नो मैटर क्या सिचुएशन आए, नो मैटर कैसी परिस्थिति बदलती जाएगी, बच्चों में वो स्किल हो कि वो गिवन एनी सिचुएशन में बेस्ट अपना परफॉर्म कर पाए. सो दैट इज व्हाट द सेशन इज ऑल अबाउट. सो लाइफ स्किल्स क्या क्या इनहांस करती हैं? बच्चों का कॉग्निशन इनहांस करती हैं, बच्चे बेटर डिसीजंस ले पाते हैं, बच्चों को इमोशनल कंट्रोल देती हैं, सोशली उनको कैसे बिहेव करना है, बिल्कुल प्रिपेयर द स्टूडेंट्स फॉर फ्यूचर, और उनका एथिकल डिमेंशन जो है ना, सही गलत क्या होता है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा डिग्रेडेशन है बच्चों के एथिक्स में, जहाँ पे बच्चों को सही और गलत के बीच में ज्यादा पता नहीं है. तो ये हमारा दायित्व है कि हम बच्चों को बताएं कि सही और गलत है क्या. तो लाइफ स्किल्स को उसमें बहुत मेजर मेजर रोल है, और इस प्रोसेस में जब बच्चों को सिखाते हैं तो हम अपने आप को भी सुधारते हैं उसमें, और हम देखते हैं कि हमारे अंदर कितने सारे लाइफ स्किल्स हैं, क्योंकि जब तक एज एजुकेटर्स हमें वो लाइफ स्किल्स नहीं होंगे हम दे नहीं पाएंगे. हम किसी को वही दे पाते हैं जो हमारे अंदर भी बहुत सारा होता है. इन दिस प्रोसेस वी एजुकेटर्स आर ऑल्सो लर्निंग, and this process of learning is going to be lifelong for we educators. So it's a beautiful thing that NEP is putting a lot of emphasis on, that is life skills. Let's begin with the session. सो आज के सेशन का ऑब्जेक्टिव जो है बिल्कुल एक हेलीकॉप्टर व्यू की तरह है लाइफ को, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग लाइफ, जिसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे. और इस लाइफ को सिर्फ सरवाइव नहीं करना है, इसको थ्राइव करना है. वी हैव टू प्ले आवर ए गेम इन एवरी सिचुएशन, बी इट अ वेरी डिफिकल्ट चैलेंजिंग सिचुएशन और अ वेरी ब्यूटिफुल सिचुएशन. हमें हैप्पीनेस चाहिए, हमें पीस चाहिए, यही लाइफ स्किल है. क्योंकि सिचुएशन कभी भी फेवरेबल हमेशा होती नहीं है, अनफेवरेबल सिचुएशंस होंगी. और ये केस स्टडीज हम लोग बहुत सारी डील करेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि हमें रोज एक अनफेवरेबल सिचुएशन से गुजरना पड़ता है. बट अगर हमें लाइफ स्किल्स के बारे में पता है, जिसके ऊपर एनईपी बार बार कह रहा है कि पता होना चाहिए, तो हम गिवन एनी सिचुएशन में अपना बेस्ट देने की समझ रखेंगे. So we will begin this session with 3 case studies, stories, which we as educators, we come across these case studies every day. Every day we come across these things from our students. एंड यहाँ पे हम जब ये इस तरह की सिचुएशन से अब सामने कन्फ्रंट करते हैं, तो हमें ये समझ में आता है कि यहाँ पे कोई कोर कॉन्सेप्ट, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं लगेगा. यहाँ पे जिस चीज की जरूरत है वो है स्किल की जरूरत है. और अगर ये स्किल होता बच्चे में तो वो ये इस सिचुएशन में अच्छा कर पाता. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट केस स्टडी. दिस स्टोरी इज अबाउट मोहित. और आई एम श्योर कि कोई हम हर एडुकेटर जो आज यहाँ पे जुड़ा है, ये सिचुएशन से जरूर वो कन्फ्रंट हुआ होगा, वेदर एज अ पेरेंट और एज अ टीचर या कोई भी रोल में. इस तरीके के स्टोरी से आप जरूर कनेक्ट हुए होंगे. इस स्टोरी का क्या समाधान है ये लेटर इन द स्लाइड्स आपको समझ में आएंगे. तो मोहित एक बच्चा है जो कि एकेडमिक स्कॉलरशिप में स्कूल में पढ़ रहा है, और इसको कंटिन्यूसली अच्छे मार्क्स लाने हैं सो दैट ये स्कॉलरशिप इसकी कंटिन्यूड रहे.
तो बच्चे के ऊपर ऑटोमेटिकली पहले से एक प्रेशर है, क्योंकि वो स्कॉलरशिप पे है, उसको कंटिन्यूसली अच्छे मार्क्स लाने हैं ताकि स्कॉलरशिप उसको मेंटेन हो। मगर अनफॉर्चुनेटली बिकॉज कुछ रीजंस थे कि वो उसको अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं सेमेस्टर में, और अब उसको फाइनल्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं ताकि वो स्कॉलरशिप उसकी चलती रहे। बिल्कुल कोई भी इस सेशन में बिल्कुल स्टोरी बेस्ड, एग्जाम्पल बेस्ड ये सेशन है, तो बिल्कुल जस्ट सिट बैक एंड लिसन टू मी एंड यू विल अंडरस्टैंड कि इस सेशन से हम लोग क्या क्या गेन कर सकते हैं। अब इस बच्चे पे एक अनसेड एक प्रेशर है कि इसको फाइनल्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं स्कॉलरशिप को रिटेन करने के लिए। अब फाइनल का जो टाइम टेबल निकला है उसमें इंग्लिश और ज्योग्राफी एक साथ है विदाउट एनी गैप। तो जब बच्चे को आपने देखा होगा विदाउट एनी गैप कोई सब्जेक्ट हम लेते हैं तो बच्चे को एंजाइटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो टाइम मैनेजमेंट स्किल उसमें है नहीं कि कौन सा सब्जेक्ट कितना पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है, वो समझ नहीं पा रहा है। जब इसको ये पता चलता है कि इंग्लिश और ज्योग्राफी मेरा साथ में है विदाउट एनी गैप, लंच के पहले और एक लंच के बाद, इसका मेल्ट डाउन हो जाता है। एंजाइटी इस of anxiety, how will I manage, both are lengthy subjects, how will I do? तो फर्स्ट रिएक्शन बच्चे का क्या है, एंगर का है। अब हमें ये समझना है कि बच्चे ने एंगर दिखाया है एग्जाम शेड्यूल पे, ना कि किसी पर्सनल रीजन से किसी चीज पर। उससे वो जो जिससे भी मिल रहा है उससे ये बता रहा है, ये बिटरनेस अपना रिजेंटमेंट एक्सप्लेन कर रहा है कि दोनों पेपर साथ में, हाउ विल आई डू। बिकॉज वो हॉस्टल में रहता है तो रूममेट से भी उसकी लड़ाई हो जाती है, जो कि म्यूजिक सुन रहा है और उसकी पढ़ाई में हिंड्रेंस आ रहा है। तो ये कंटिन्यूस क्या है, स्ट्रेस्ड है बच्चा मोहित। जिस दिन अब नेक्स्ट डे जो एग्जाम है तो ये पूरी रात लाइब्रेरी में रात भर पढ़ता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर ये पढ़ेगा नहीं तो इसकी स्कॉलरशिप चली जाएगी। एग्जाम वाले दिन ही स्किप्ड हिज ब्रेकफास्ट, जो बिल्कुल बच्चे करते हैं कि एग्जाम वाले दिन नहीं खाते हैं, और एग्जाम हॉल में ये चला जाता है। एग्जाम हॉल जानते हैं एग्जाम हॉल का एज अ स्टूडेंट फील क्या होता है, इट्स कंप्लीटली कोल्ड, दैट एटमॉस्फेयर इज नॉट गुड। यहाँ पे जब टीचर डिस्ट्रीब्यूट करती है पेपर को तो मोहित पैनिक करने लगता है, उसकी पैल्पिटेशन बढ़ने लगती है, विजन उसका ब्लरी होता है, और जब पेपर उसको मिलता है तो वो उसने जो पढ़ा भी था वो भी उसको याद नहीं है, बिकॉज उसके माइंड में इतना ज्यादा स्ट्रेस है, कोर्टिसोल इतना ज्यादा है कि अब उसको कुछ भी नहीं याद है उसने जो पूरी रात पढ़ा था। वहां पे वो बैठता है और जितनी देर वो एग्जामिनेशन हॉल में बाकियों को देख रहा है वहां उसका पैनिक लेवल और बढ़ता है। वो एनी हाउ ही फिनिशेस द पेपर, guess करके whatever he is able to scribble, he's scribbling and he leaves the room. When he leaves the room he sees कि सारे rooms में बच्चे अभी भी एग्जामिनेशन लिख रहे हैं, कुछ खुश हैं, कुछ अपसेट हैं, कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, but he has lost the game because he has left the examination hall। और वो अपने रूम पे जाके इतना ज्यादा एंजाइटी में आ जाता है, इतने एंजाइटी में आ जाता है कि वो नेक्स्ट ज्योग्राफी का एग्जाम भी नहीं देता है। और क्या होता है एज अ रिजल्ट, स्कॉलरशिप इज टेकन फ्रॉम हिम। ये स्टोरी कोई बहुत अनयूजुअल स्टोरी नहीं है, बट बच्चे को क्या चीज की जरूरत थी, बच्चे को टाइम मैनेजमेंट की जरूरत थी, करेक्ट डिसीजन मेकिंग की जरूरत थी, अ लॉट ऑफ स्किल्स, ही वाज लैगिंग बिहाइंड इन लॉट ऑफ स्किल्स। सो दिस वन स्टोरी जो कि हम रोज इस तरीके की स्टोरीज बच्चे के सामने बच्चे हम दिखाते हैं इस तरीके के स्ट्रगल्स को। द नेक्स्ट केस स्टडी इज ऑफ अ गर्ल जो कि एक पेंटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है, और उसने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है कि एक सीनरी की जो कि वो बनाएगी पेंटिंग कंपटीशन में। बट व्हेन ही सिट्स ड्यूरिंग द पेंटिंग कंपटीशन शी लुक्स अराउंड एंड शी सीज कि और जो बच्चे हैं वो उससे बेहतर ड्राइंग कर रहे हैं। तो उसका क्या होता है, सेल्फ स्टीम नीचे होता है, उसको लगता है कि व्हाट आई एम डूइंग आई एम नॉट गुड इनफ। सो बाकी लोग जो है वो ज्यादा बेहतर बना रहे हैं, तो वो अपना माइंड चेंज कर लेती है कि ठीक है जो बाकी लोग बना रहे हैं वही आई विल ऑल्सो मेक द सेम स्टफ। And she rubs her drawing and she starts making the different thing that the others are also making। उसको लगता है क्योंकि प्रिपरेशन तो वो करके आई नहीं थी, उसने तो तुरंत एक डिसीजन ले लिया इम्पल्स में आके। वो उसको लगता है ये भी मेरा अच्छा नहीं बन रहा है, इससे अच्छा तो हम जो पहले बना रहे थे वो बनाते हैं। फिर उसने रब करके पहले वाली चीज बनाई। पेपर इतना गंदा हो चुका है कि अब वो कुछ भी जो बना रही है वो खिल के नहीं आ रहा है। फिर वो सोचती सब कुछ मिटा के तीसरी चीज बनाते हैं। जब तक वो तीसरी चीज का डिसीजन लेती है सबमिशन टाइम आ जाता है एंड द टीचर कम्स एंड शी पिक्स अप द पेपर। सब पूछते तुमने क्या बनाया, तुमने क्या बनाया, शी हैज नो आंसर एंड शी इज इन नॉट इन अ गुड स्टेट ऑफ माइंड। अगेन दिस इज अ सिचुएशन जो बच्चे बिल्कुल कन्फ्रंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या चीज की कमी हो रही है बच्चों को ये समझना है। ये स्लाइड्स, ये दो केस स्टडी है जो हमने आपके सामने प्रेजेंट की है, यहाँ पे बच्चों के अंदर किस चीज की कमी थी जो कि ये प्रॉब्लम आई, ये आगे के स्लाइड्स में हम देखेंगे।
सो एनईपी एंड सीबीएसई, एनईपी 2020 एंड सीबीएसई ने बहुत स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस डाला है 21st सेंचुरी स्किल्स बच्चों में होने चाहिए। अब आप देख रहे होंगे इतना सारा सेशंस होता है 21st सेंचुरी स्किल्स पे, लाइफ स्किल्स पे, लिटरेसी स्किल्स पे, इन्वायरमेंटल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी। सो व्हाई दिस सडन एम्फेसिस ऑन लाइफ स्किल्स? क्योंकि अगेन आई वुड से को अनप्रिडिक्टेबिलिटी के लिए प्रिपेयर करना है। कल क्या भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ कोई गारंटी नहीं है कल की, कोई भी वायरस आ सकता है, कल क्या जॉब्स होंगी नहीं पता है। बट अगर ये स्किल्स हैं, अगर ये स्किल्स हमारे पास हैं, तो नो मैटर जो भी सिचुएशन होगी, हम उस लिमिटेड रिसोर्सेस में, हम उस स्ट्रिंजेंट कंडीशंस में भी बेस्ट डिसीजंस ले पाएंगे। सो ये सेशन आपको बहुत सारी स्टोरीज और एग्जाम्पल्स बताएंगे जो आपको अपने बच्चों के साथ उससे एनालॉजी ड्राइव करके अपने बच्चों में डालनी है। आइदर थ्रू सब्जेक्ट मैटर के थ्रू आप कराते हैं, आप एक्टिविटी के थ्रू कराते हैं, बट पॉइंट है बच्चा अगर स्किल्ड है तो वो उसके अंदर जो नॉलेज है, जो सब्जेक्ट फिजिक्स उसका बहुत अच्छा है, केमिस्ट्री बहुत अच्छा है, बट अगर स्किल्ड नहीं है तो हो सकता है कि वो यूज करने भी नहीं जाने उसको। एग्जाम्पल, बच्चा बहुत अच्छा फिजिक्स जानता है, बहुत अच्छी केमिस्ट्री जानता है, बहुत अच्छा डिबेटर है, बट अगर उसमें रिजिलियंस, वो रिजेक्शन हैंडल करना नहीं जानता है, तो वन रिजेक्शन एंड ही विल नेवर बाउंस बैक टू शो हिज फिजिक्स एंड मैथ अगेन। सो दिस स्किल ऑफ रिजिलियंस, ऑफ बाउंसिंग बैक, अगर विराट कोहली का एग्जाम्पल अगर लें, अगर ये लोग सक्सेसफुल क्यों होते हैं? क्योंकि लोग बाउंस बैक करते हैं। ये लोग किसी भी, कोई भी सक्सेसफुल इंसान में सबसे जो पहली चीज है वो बाउंस बैक करना जानते हैं। अगर वो ये सोचेंगे मीडिया, नेशनल मीडिया ने मेरे बारे में इतना खराब लिख लिया है, अब तो घर से निकलना ही मुश्किल है, तो विराट कोहली बनता नहीं। तो ये हमें बच्चों को ये सिखाना है कि यू फेल 100 टाइम्स, बट 101st टाइम आपको स्टैंड अप करना है, क्योंकि दैट देन ओनली सक्सेस हमें मिलती है। तो लाइफ स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा सब्जेक्ट मैटर जो है वो एक साइड, और लाइफ स्किल की जो स्ट्रेंथ है वो एक साइड है। सो 21st सेंचुरी स्किल्स अपने आप में ही एक बहुत बड़ा स्किल सेट है, जिसमें तीन ये चीज आती है: लिटरेसी स्किल्स, लर्निंग स्किल्स एंड लाइफ स्किल्स। आज हम चर्चा करेंगे लाइफ स्किल्स पे। और जो 21st सेंचुरी स्किल्स भी है ना, वो रीजन टू रीजन, कंट्री टू कंट्री, इवन स्कूल टू स्कूल डिफर कर सकती है। बट WHO ने लाइफ स्किल्स को कैटेगराइज किया है और इन 10 को स्ट्रक्चर किया है कि ये 10 अगर बच्चों को हम कोर सब्जेक्ट के साथ सिखा रहे हैं तो दिस इज एनफ। जिसमें है सेल्फ अवेयरनेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो कि हर जगह हम लोग देखते हैं एनईपी इनके ऊपर सेशंस, एनईपी में इनके ऊपर सेशंस होता है। सेल्फ अवेयरनेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, critical thinking, creative thinking, interpersonal relationship, effective communication, empathy, managing emotions and coping with stress। और इन सब जो भी नाम हमने लिया, इन सब पे आप लोगों ने सेशंस किए होंगे, क्योंकि हमें बच्चों के अंदर ये डालना है। दिस इज व्हाट सीबीएसई एनईपी टुगेदर आर ट्राइंग टू डू। So let's begin with critical thinking and creative thinking. इसको आप बिल्कुल एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें, क्योंकि जब हम ये समझेंगे हम ऑटोमेटिकली बच्चों को भी स्किल्ड बना पाएंगे। क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर हम लोगों ने अब तक बहुत सारे सेशंस किए हैं। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि वन ऑफ द क्रिटिकल थिंकर्स, इफ वी जस्ट हैव टू डिराइव एन एनालॉजी फ्रॉम द एग्जांपल्स, one of the greatest example of critical thinking can be taken from the chapter 2 of the Bhagavad Gita। जिन्होंने भी गीता को पढ़ा है वो अगर चैप्टर 2 को याद करें, द सीन ऑफ बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र, जहां पर अर्जुन इज फेस्ड विद एन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और मॉरल डिलेमा। जिनको नहीं पता है वो बस स्टोरी को समझेंगे, सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। बैटल ऑफ है जहां पे अर्जुन जो है वो ही इज कन्फ्रंटेड विद अ लॉट ऑफ इंटरनल और मॉरल डिलेमा में है, क्योंकि उनकी जो ऑपोजिशन जो टीम है उसमें उनके खुद के मेंटोर्स, उनके खुद के टीचर्स, उनके खुद के रिलेटिव्स, अपने जानने वाले पीपल हु रेज्ड हिम, जिनके साथ उनका बहुत क्लोज बॉन्डिंग है, वो उनके ऑपोजिशन में खड़े हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, अर्जुन जिनको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉरियर इन द एनल्स ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, जिन इतने बड़े वॉरियर है, उनको भी ही इज ओवरवेल्म्ड बाय इमोशंस ऑफ लव, कंपैशन एंड सॉरो। और वो बहुत डिस्टर्ब्ड है कि ये युद्ध मेरे को अपनों के ही खिलाफ करनी है। तो वो एक दुविधा में फंस जाते हैं, क्योंकि उनके मन में दो चीज चल रही है, या तो अभी हम वॉरियर की तरह यहाँ पे लड़ाई करें, या फिर सेंस ऑफ अटैचमेंट से हम सोए हो जाएं कि आई कैन नॉट किल माई ओन पीपल। करेक्ट। एट दिस पॉइंट हिज चैरियटर, उनके चैरियटर कौन है? लॉर्ड कृष्ण।
वो उनको गाइड करते हैं। और ये जो गाइडेंस है यही बनती है आपके गीता का बेस, जहां पे वो ये कहते हैं कि यहाँ पे पर्सनल इमोशन से या पर्सनल, यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग देखिए लॉर्ड कृष्णा की, वो कहते हैं कि पर्सनल इमोशन से या पर्सनल फीलिंग से ओवरवेल्म नहीं होना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लड़ाई एक बिगर कॉज के लिए हो रही है। यहाँ पे यू आर फाइटिंग फॉर अगेंस्ट अधर्म। और सो जब भी अधर्म का जो बादल है वो छाएगा, आपको you have to look for the bigger cause, ना कि आप अपने पर्सनल इमोशन और फीलिंग्स में आके ओवरवेल्म हो जाएं या सेंस ऑफ अटैचमेंट से हो जाएं। और जहाँ पे अर्जुन यू आर प्लेस्ड, आप इतने विजडम में हैं और इतनी हाई पोजीशन में हैं कि यहाँ पे इमोशंस जैसी छोटी चीज आपको स्वे नहीं कर सकती है। तो बाय गिविंग this kind of knowledge to him, he helped Arjun take an informed decision aligned with his sense of duty and responsibility and make him do things with an understanding, जहां पे डीपर जो ट्रुथ का जो है कि यहाँ पे सेव किस चीज को करना है, धर्म को। और धर्म इज बिगर देन योर ओन इमोशंस। यहाँ पे यू हैव टू फाइट अगेंस्ट अधर्म, दैट इज दुर्योधन। सो इस तरीके से जब उन्होंने क्रिटिकल थिंकिंग की और स्पिरिचुअली उनको ये बात समझाई, सो यू नो व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री। एंड अगर ये क्रिटिकल थिंकिंग लॉर्ड कृष्णा की नहीं होती तो वो अर्जुन को इतना वाइज डिसीजन मेकिंग नहीं करा पाते। सो क्रिटिकल थिंकर का ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है लॉर्ड कृष्णा का, जिन्होंने पूरी सिचुएशन का एक ऑब्जेक्टिवली व्यू लिया, बड़ी चीज और छोटी चीज, लॉन्ग टर्म गेन और शॉर्ट टर्म प्लेजर के बीच में एनालिसिस कराया और एक बहुत ही इन्फॉर्म डिसीजन लेने में मदद की। द सेकेंड क्रिटिकल थिंकर वी कैन थिंक अबाउट इज चाणक्य, जिन्होंने बहुत, उनकी अगर आप किताब नीति पढ़ेंगे तो इट्स फिल्ड विद क्रिटिकल थिंकिंग। So we can always derive analogy from these big critical thinkers of history, and we can disseminate this knowledge to our children कि एक point पे हमें critically सोचना पड़ता है, साक्षी भाव से सोचना पड़ता है, सिचुएशन के बाहर जा करके जो बड़े बेनिफिट में, लॉन्ग टर्म बेनिफिट में क्या होता है उसको देखना पड़ता है। एंड वी कैन derive inspiration from this story. क्रिएटिव थिंकिंग क्या है? अगर आप आर के लक्ष्मण के कार्टून स्ट्रिप्स देखते हैं तो आप देखेंगे कि कॉमन मैन की प्रॉब्लम को वो इतने ब्यूटीफुली पोर्ट्रे करते हैं, जो भी कंट्री की हालात है उसको इतना सरकास्टिकली और इतना ह्यूमरस वे में एक स्ट्रिप में डालते हैं कि इंसान को लगता है कि ये यही तो हालात हैं जो हम जिससे सफर कर रहे हैं। और ये ना इन्होंने इतने ह्यूमरस वे में इसको एक स्ट्रिप में डाल दिया, ही ब्रिंग्स अ स्माइल टू एवरीबॉडीज फेस, कि वो जो खराब सिचुएशन में भी एक हंसी आती है, एक आपका जो आपके मन का जो एक तार है उसका वो छेड़ देते हैं। तो आर के लक्ष्मण इज अ वेरी बिग एग्जाम्पल ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। रविन्द्रनाथ टैगोर इज अनदर वेरी बिग एग्जाम्पल ऑफ क्रिएटिव राइटिंग एंड थिंकिंग। द अदर वन दिस अमूल का एड आप जब भी देखते हैं तो क्या होता है, एक नॉर्मल मूवी के ऊपर या स्पोर्ट्स में जो कंडीशन हो रही है उसके ऊपर, कुछ भी विच इज गोइंग ऑन इन आवर लाइफ्स, उसके ऊपर एक स्ट्रिप बना के बैनर लगा देते हैं। एंड दे आर एबल टू टिकल अस इनसाइड, बिकॉज क्रिएटिव थिंकिंग में क्या होता है ना, 2-3 इमोशंस को वो थिंकर या राइटर जो होता है वो टैप करता है। क्या होता है, फर्स्ट की वो आपके साथ एक एम्पैथी की भावना जोड़ता है कि व्हाट यू आर फीलिंग आई एम ऑल्सो फीलिंग। आपका इमोशनल कोशेंट जो होता है वो जगा देता है, एम्पैथी, ग्रैटिट्यूड। बहुत 2-3 इमोशन अगर आपके अंदर ट्रिगर हो जाती है एज एन ऑडियंस, इसका मतलब लिखने वाला या आपको बताने वाला क्रिएटिव राइटिंग जानता है या फिर क्रिटिकल थिंकिंग जानता है। सो दैट्स द बेनिफिट। तो हाउ वी कैन इनकलकेट इन आवर स्टूडेंट दीज थिंग्स, बाय गिविंग देम एसेज और स्टोरीज, जहाँ पे बच्चे गूगल पे जाके कॉपी पेस्ट नहीं करें, क्योंकि आजकल के बच्चों में ट्रेंड है कि आप उन्हें कुछ भी ऐसे देते हैं तो वो जाके कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हमें बच्चों को एक ऐसा टॉपिक देना, बिगेस्ट एक्ट ऑफ काइंडनेस और बिगेस्ट एक्ट ऑफ ब्रेवरी, या अ प्लेस विच एग्जिस्ट ओनली इन योर इमेजिनेशन, या ओपन एंडेड आप क्वेश्चंस देते हैं जो कि बोर्ड्स में अब देखा जाता है कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, सो दैट जो बच्चा है ना वो सच्ची में मजबूर हो जाए खुद अपने अंदर झांक के पूछने के लिए कि व्हाट शुड आई राइट, ना कि वो कॉपी पेस्ट करे, लेकिन वो अपने अंदर जाके देखे कि व्हाट एग्जैक्टली ही वांट्स टू पुट डाउन। सो एसेज भी हमें ऐसे देने हैं, सिचुएशन बेस्ड एसेज आप दे सकते हैं, करेक्ट, यहाँ पे आप बच्चा कॉपी पेस्ट नहीं करे और खुद जा करके देखे कि ओके दैट डे व्हेन somebody in the neighborhood was sick, my father went and called an ambulance, और वो एम्बुलेंस लेकर के उनको गई। तो दिस वाज अ रियल बिगेस्ट एक्ट ऑफ काइंडनेस, जहाँ पे बच्चा अपने इर्द गिर्द की चीजों को भी लिखना जाने, सो दैट ही इज अवेयर
और कॉपी पेस्ट के जाल में ना फंसे. Very important skill which NEP is talking about and WHO ने इसको recognize किया as life skill is self awareness. सेल्फ अवेयरनेस. हम लोगों को लगता है कि हम लोग अवेयर हैं, वी नो आवर पोटेंसी एंड एबिलिटीज, बट कहीं ना कहीं हमारी बहुत सारी एबिलिटीज और पोटेंसी जो है ना वो अनटैप्ड है. हम लोगों ने उसको यूज नहीं किया बिकॉज हमें पता ही नहीं था कि सेल्फ अवेयरनेस भी एक स्किल है. इसका भी एग्जाम्पल हम लोग अभी समझेंगे. हम लोग इतने अपरूटेड होते हैं अपने आप से कि इफ समबडी सेज, इफ यू आर इन अ वेरी गुड मूड, for example, when you go to school and you are in a very good mood and 3 or 4 teachers they club together and they say you're not looking happy today, you're looking very sad, तो क्या होता है, आप उस हैप्पीनेस को भूल करके सोचते हैं कि हाँ 4 लोग मेरे को सैड बोल रहे हैं, शायद आई एम सैड, एंड देन यू बिकम सैड बिकॉज वी आर सो अपरूटेड विद आवर ओन फीलिंग्स कि लोगों की बातों में हम इतना आते हैं कि हम नहीं जानते हैं कि हम एक्चुअली में फील भी क्या कर रहे हैं. सो सेल्फ अवेयरनेस छोटे बच्चों को सिखाना है, जहाँ पे बच्चों को बिल्कुल ग्रिट हो इस बात का कि दिस इज हु आई एम, I'm capable of doing this, I'm capable of achieving such things, and nobody should come and say that ये तुम्हारे बस की बात नहीं है. So self awareness बहुत ही हम लोग कम यूज करते हैं ये वर्ड, बट बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है. अगर बच्चों को सही समय पे ये सिखा दिया गया, स्काई इज द लिमिट फॉर देम. इसमें हम एग्जाम्पल लेंगे फ्रॉम द बर्ड किंगडम एंड द एनिमल किंगडम सेल्फ अवेयरनेस का. अब हम ईगल को जानते हैं कि बर्ड किंगडम का किंग है और लायन को हम जानते हैं कि एनिमल किंगडम का किंग है. अब इन लोगों से हम क्या सीखते हैं? ईगल को अगर आपने कभी भी देखा होगा तो बिल्कुल काम एंड कंपोज होता है. किसी भी ऊंची भी पेड़ पे बैठा हो और वो पेड़ स्टॉर्म में कितना भी हिल रहा हो, द ईगल इज वेरी काम एंड क्वाइट. व्हाई? because he believes in his own potency. He is self aware कि कितना भी storm आ जाए, metaphorically कोई भी adversity आ जाए, he knows that he has got very strong wings, he will fly, take a very high flight, and he will fly solo at a point जहाँ पे और pigeon या छोटे birds जो होते हैं ना वो नहीं survive करेंगे लैक ऑफ ऑक्सीजन पे, और वहां पे वो जाके सरवाइव कर सकता है क्योंकि उसको अपनी पोटेंसी पे यकीन है, उसको अपने विंग्स पे यकीन है, उसको पता है कि वो आसमान को चीर के वहां भी फ्लाई करेगा और वहां पे कोई भी नहीं होगा बिकॉज अवेयरनेस है उसको अपने पोटेंसी, एबिलिटी, कैपेबिलिटी सबकी. अगेन द केस ऑफ लायन. लायन कैसे किंग है? लायन सबसे भारी जानवर नहीं है, नॉट द हेवीएस्ट, नॉट द लार्जेस्ट, नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट, बट अ लायन इज अ लायन. व्हेन अ लायन कम्स, you know, all the animals they disappear क्योंकि lion की capability है, अगर वो hunt करना चाहे या ना चाहे, lion has a presence क्योंकि उसमें उसके पास claws हैं, उसके पास jaws हैं, वो उसका discretion है कि वो आज hunting करेगा कि नहीं करेगा. वो aware है. उसको अगर आप कान में जाके ये बोलते हैं कि you are not a lion, you are a rat, a lion will not believe क्योंकि उसको awareness है. अब अगर इसमें ऑन द फ्लिप साइड आप ये सोचते हैं कि हमारे पास कौन से क्लॉज है, हमारे पास कौन सा जॉज है जो एनिमल, ये लायन और टाइगर के पास है या ईगल के पास है, हमारे पास तो नहीं है. तो हम ह्यूमन बींग्स, वी आर नॉट कैनिबल्स और प्रेडेटर्स की हमें जॉज या क्लॉज की जरूरत है. हमें ये है कि हमारा जो सेल्फ अवेयरनेस है कि आई एम अ हार्ड वर्कर, given a situation I will work so hard, I'll outwork everyone कि desired result आएगा. This can be one of your clause क्योंकि hard work तो कोई जीन्स में मिलने वाली चीज है नहीं. हार्ड वर्क तो कोई भी करके किसी को भी आउटशाइन कर सकता है. तो ये हमारा क्लॉज है कि इन अ प्रोफेशनल सेटिंग ऑल्सो अगर आपको कोई चीज मिलती है, यू प्ले, सम पीपल दे प्ले देयर ए गेम, करेक्ट, दे डू देयर बेस्ट एंड दे आउटशाइन एवरीवन जस्ट लाइक अ लायन. उसमें कोई भी वो नहीं है कि ये हमसे नहीं हो पाएगा और दिस इज वेरी बिग और द डेडलाइन इज वेरी नियर. यू एक्ट लाइक अ लायन कि okay, this is there, I will do it, I know I can do it and I'll outshine, just like a lion knows कि if I want to hunt something I will hunt, nobody, no opinion will make a difference to me. So this self awareness should be there कि if given a task I will be able to do this, if an adversity comes I will be able to deal with it, I will be able not only to survive but I will thrive in it. So ये हम analogy derive करते हैं from these two beings from nature. और ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो हम नेचर से ड्राइव कर सकते हैं. इनको किसी का भी ओपिनियन नहीं मैटर करता है, इनको कोई भी ओपिनियन देगा तो दे विल नॉट कम इनटू देयर ओपिनियन. दे नो व्हाट दे आर केपेबल ऑफ, दे बिलीव इन देयर पोटेंसी, कैपेबिलिटी, एंड व्हेनेवर दे वांट टू अचीव एनीथिंग दे विल अचीव, नो मैटर सिचुएशन फेवरेबल है, स्टॉर्मी डेज है, एडवर्सिटी है, हैप्पी है, दे विल बी द किंग्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स. सो हम लोगों को भी
करेक्ट, हम लोगों को भी अपने कैपेबिलिटीज में बिलीव करना चाहिए, और नो अदर पीपल शुड कम एंड टेल अस कि ये तुमसे नहीं होगा। ये नो बडी शुड हैव दैट काइंड ऑफ पावर जो आपको ये बता पाए कि तुमसे ये नहीं होगा, बिकॉज यू नो व्हाट यू आर केपेबल ऑफ डूइंग। सेम हम लोगों को बच्चों में भी इंजेक्ट करना है बहुत छोटी उम्र से, कि ओपिनियंस में बच्चे नहीं आए कि 4 लोगों ने बोल दिया तुमसे नहीं होगा तो तुमसे नहीं होगा। क्या होगा कि अंदर में जो हमारा यूनिक फैक्टर है, जो हमारी खुद की कॉलिंग है, वो हम क्या करते हैं, उसका रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ दे देते हैं। दिस इज द सैडेस्ट पार्ट। सो सेल्फ अवेयरनेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल दैट WHO is talking about. Now the second point is problem solving. हमारी टेंडेंसी होती है, वी हैव अ टेंडेंसी टू एग्रीवेट प्रॉब्लम्स आउट ऑफ बायस, आउट ऑफ ईगो, और हमारी जो कंडीशनिंग है, हम हमारे साथ क्या होता है, हम जनरली अगर आप देखेंगे कि प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं करना चाहते हैं, हम लोग प्रॉब्लम को एग्रीवेट करते हैं। वेरी वेरी सिंपल एग्जांपल इफ आई विल गिव यू, डोमेस्टिक हेल्प का, इफ आई विल गिव एन एग्जांपल, बिकॉज एवरीबडी सफरिंग विद दिस प्रॉब्लम ऑफ डोमेस्टिक हेल्प। तो अगर डोमेस्टिक हेल्प समडे कम्स टू यू एंड सेज कि नो आई विल नॉट वर्क इन दिस हाउस इज नॉट गुड फॉर मी, आई एम नॉट गेटिंग मनी, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कभी भी उसके साथ बैठ करके सोल्यूशन पे बात नहीं करते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है तुम कल से मत आना। अब इसका इसका क्या हुआ, दिस इज नॉट प्रॉब्लम सॉल्विंग, दिस इज एग्रीवेटिंग द प्रॉब्लम, बिकॉज इफ यू रिमूव योर डोमेस्टिक हेल्प, आपको कुछ टाइम लगेगा टू गेट अ न्यू वन, और जो न्यू वन आएगा वो भी कुछ ना कोई प्रॉब्लम जरूर लेकर के आएगा। तो हम क्या करते हैं, हम नी जर्क रिएक्शन देते हैं। प्रॉब्लम आया, हमने प्रॉब्लम का सोल्यूशन एकदम इंस्टेंटली निकाला, जो कि वो सोल्यूशन नहीं है, वो प्रॉब्लम को बढ़ाना है। ये आप देखिएगा, ये हम लोग ज्यादातर करते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, ये एक हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम अ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर। यहाँ पे क्या होता है कि गौतम बुद्ध जो होते हैं वो एक प्रीचिंग कर रहे होते हैं, और इनकी प्रीचिंग जो हुआ करती थी ना, बहुत काफी लंबी लंबी हुआ करती थी। ही यूज्ड टू प्रीच फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसमें क्या हुआ कि गौतम बुद्ध को बहुत तेज की प्यास लग गई, तो उन्होंने अपने एक डिसाइपल को बोला कि पास वाले तालाब से पानी लेकर मेरे लिए भी आओ और बाकियों के लिए भी लेकर के आओ, एंड वील हैव सम वाटर। तो उसमें से एक छोटा सा डिसाइपल होता है, वो चला जाता है पानी लाने के लिए। उसमें क्या होता है, जैसे ही वो तालाब से पानी लेने वाला होता है अपने वेसल में, एक बहुत बड़ी सी बुलक कार्ट जो होती है ना, वो उसमें अपना चली जाती है इस वाटर में, और वाटर का जितना भी मड होता है ना, वो सब ऊपर में आ जाता है, सारा ऊपर, पूरी पूरी जो पानी होता है वो गंदा हो जाता है। तो वो वापस गौतम बुद्ध के पास आके बोलता है कि जिस तालाब में आपने हमें भेजा था पानी लाने के लिए, अब उस तालाब से पानी लाना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो उस तालाब में एक बुलक काट गई है और उसने पूरा का पूरा पानी जो है वो मडी कर दिया है। तो गौतम बुद्ध इस पॉइंट पे कहते हैं कि ठीक है, तो पानी मत लो, अभी तुम बैठ करके यू लिसन टू माई प्रीचिंग, आफ्टर सम टाइम यू कैन गो एंड गेट वाटर। So the disciple said, you know, the water has become so dirty, now I have to go to another point where I can get you water. So he said, Gautam Buddha said, just have patience, sit here, listen to the preaching, and after some time you go and fetch water. लेकिन डिसाइपल के मन में शांति नहीं थी, उसको डाउटफुल था कि ये उसको दूर ही जाना होगा, बट ही लिसन टू गौतम बुद्ध एंड द प्रीचिंग बिगैन अगेन। आफ्टर सम टाइम क्या होता है, अब गौतम बुद्ध की जो प्रीचिंग थोड़ी देर बार और चलती है, वो बोलते हैं कि जाओ, जाकर अब पानी लेकर के आओ। तो वो उस तालाब में फिर जाता है जहां पे वो पहले गया था। नाउ ही सीज कि वाटर इज क्लियर। तो इसको ये लगता है कि अभी तो पानी इतना गंदा हो गया था, ये क्लियर कैसे हो गया? तो वो पानी लेकर के आता है। देन गौतम बुद्धा सेड दिस इज अ लेसन। हम लोग क्या प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जब प्रॉब्लम अपने पीक पर होती है, एकदम एग्रीवेटेड होती है, जब तूफान आया रहता है, उस टाइम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती है, बिकॉज उस टाइम टर्बुलेंस का स्टेट है। तो प्रॉब्लम तभी सॉल्व होगी जब उस प्रॉब्लम को थोड़ा टाइम दिया जाएगा। मेनी टाइम्स क्या होता है कि अगर प्रॉब्लम कोई भी आपके सामने आती है, अनलेस की कोई इमरजेंसी ना हो, कुछ टाइम अगर आप उसको देते हैं और पेशेंटली उसके साथ रहते हैं, वो अपने आप सेडिमेंट कर जाती है, मड की तरह नीचे चली जाती है, और क्लैरिटी आ जाती है कि व्हाट एग्जैक्टली नीड्स टू बी डन। ठीक है, आप कोई भी डिसीजन या कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व एक विचलित मन से नहीं कर सकते हैं। जो आपके जो हृदय की जो भूमि है, उसमें पीस ऑफ माइंड होगा नहीं, तब तक प्रॉब्लम सॉल्व होगा नहीं। सिमिलरली विद द वाटर, जब तक वो मड नीचे जाएगा नहीं, पानी क्लियर ऊपर आएगा नहीं,
और प्रॉब्लम सॉल्व होती नहीं। उसको क्या था, उसको लगा कि उसको दूर से जाके लाना पड़ेगा, जबकि पानी यहीं से मिल जाता, प्रॉब्लम छोटे ही लेवल पे सॉल्व होने वाली थी, बट इम्पेशंस था कि दूर से लेकर के आना है। सो लीव मडी वाटर अलोन and it will become clear on its own. So whenever there's a problem, try to be with that problem for some time. Many a times 2-4 घंटे के बाद या 2-4 दिन के बाद वो प्रॉब्लम अपने आप इम्पैक्ट में कम हो जाती है, and then you are able to take a better decision around that problem. So प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ये बुद्धिस्ट स्टोरी है, जहां पे यू नीड टू बी वेरी वेरी पेशेंट व्हेन अ प्रॉब्लम्स कम्स टू यू। क्लास में भी अगर आपने देखा कि दो बच्चे हैं बार बार झगड़ा कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को इधर बिठा देते हैं, उधर बिठा देते हैं, but that is not problem solving, that is just denying the problem, because the moment you leave the class those kids are going to fight again. बट अगर आप जेनेसिस में जाएं और आपको सच में लॉन्ग टर्म में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और आपने जानने की 5 मिनट कोशिश की कि व्हाई व्हाट एग्जैक्टली वाज गोइंग ऑन बिटवीन देम, कितना टिफ था क्लास में, यू विल कम टू नो अ वेरी स्टूपिड थिंग दैट दिस चाइल्ड वाज कॉलिंग दिस चाइल्ड बाय द पेट नेम एंड दैट्स व्हाई दिस टिफ वाज इनसाइड द क्लासरूम। जो कि हम एडुकेटर्स रोज कन्फ्रंट करते हैं, बहुत छोटी बात जो हमारे लिए बहुत छोटी बात है बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो यू नीड टू सेटल डाउन दैट प्रॉब्लम सो दैट क्लियर वाटर इज देयर। क्लासरूम सिर्फ आपकी सीमलेस नहीं हो, आपके बाद जो एजुकेटर आने वाला है वो भी सीमलेस क्लियर वाटर के साथ डील करे, ना कि मडी वाटर के साथ डील करे। सो दिस इज वन analogy that we can derive for problem solving, where we need to be very very calm, we need to be patient with the problem, and suddenly there will be clarity and you will be able to solve the problem in a good way. जब ये एज एजुकेटर्स हम सीख लेते हैं इस तरीके की चीज को, ऑब्वियसली हमारे उठने बैठने में ये सारी चीजें ट्रिकल करती हैं, एंड इट रीचेस आवर स्टूडेंट्स एज वेल। नाउ प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ जो तुरंत एक दूसरी चीज जुड़ती है वो है डिसीजन मेकिंग। हम जब प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं एफिशिएंटली, डिसीजन मेकिंग के ऊपर हम लोगों ने लास्ट सेशन पे आई थिंक डिसीजन मेकिंग के ऊपर एक पूरा सेशन हुआ है। सो डिसीजन मेकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑल दिस लाइफ वी हैव टू टेक डिसीजंस, ठीक है। और डिसीजन जो होता है वो हमारी लाइफ में आगे, हमारी लाइफ कैसे चलने वाली है, वो इजी होने वाली है, डिफिकल्ट होने वाली है, वो एक डिसीजन पे ही होती है। अब अडोलेसेंट पीरियड में क्या होता है, अडोलेसेंट पीरियड में व्हेन यू आर डीलिंग विद टीनेजर्स फ्रॉम राइट फ्रॉम द एज ऑफ 12 to 13, इस टाइम पे बच्चा क्या होता है, पीयर प्रेशर से गुजरता है, बायोलॉजिकल प्रेशर से गुजरता है, दे वांट टू लुक गुड, हार्मोनल प्रेशर होते हैं, और परफॉर्म करने का प्रेशर होता है। और इस टाइम पे सबसे ज्यादा जो लाइफ का इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है उनको लेना होता है कि उनको करियर में क्या करना है। तो जो जो एज में इतना इतना स्ट्रेस है कि पीयर प्रेशर है, बायोलॉजिकल प्रेशर है, हार्मोन प्रेशर है, पेरेंट का प्रेशर है, पीयर प्रेशर है, वहां पे वो डिसीजन करेक्ट कैसे लेने वाला है, क्योंकि कोई भी इतने टर्बुलेंट स्टेट ऑफ माइंड में डिसीजन सही नहीं ले सकता है। सो वी नीड टू हेल्प किड्स टेक बेटर डिसीजन, और हमें उनको लाइफ स्किल देनी होगी जहाँ पे वो डिसीजन सही ले पाए। अदरवाइज जो जनरेशन नेक्स्ट है, जो इंडिया का फ्यूचर बनने वाला है, अगर वो सब गलत डिसीजन लेंगे तो कंट्री कहाँ पे जाएगी, क्योंकि हमारी कंट्री में यूथ बहुत हैं, ये बच्चे बहुत सारे हैं, और अगर वो इतने सारे स्ट्रेस के साथ हम उनको बोलते हैं कि तुम एक प्रोफेशनल ये अपने करियर का डिसीजन भी लो, तो दे आर नॉट इन अ स्टेट ऑफ माइंड। इसीलिए इतने ज्यादा चंक होते हैं कि जो आर्ट्स लेना चाहते हैं बट साइंस ले लेते हैं, साइंस लेना चाहते हैं कॉमर्स ले लेते हैं। तो बच्चे के जो यूनिक कॉलिंग है जिसके लिए वो बना है, क्योंकि हर इंसान किसी ना किसी चीज के लिए बना है, वो तो वो ले ही नहीं पाएगा। क्या होगा, एक कॉम्प्रोमाइज लाइफ उसको जीनी होगी। जैसे कि 3 इडियट्स में आपने देखा होगा, आर माधवन का जो कैरेक्टर है, ही वांटेड टू बिकम अ फोटोग्राफर, बट उसने 3 साल 4 साल इंजीनियरिंग जबरदस्ती की। क्या उसके जो अंदर की यूनिकनेस थी वो बाहर आई? नहीं आई। ही वॉज लीडिंग एन अनहैप्पी लाइफ, और एक लाइफ है, उसको अनहैप्पीनेस कैन नॉट बी एन ऑप्शन, आपको कहीं ना कहीं उसको हैप्पी बनाना है। हैप्पीनेस या पीस के लिए यू हैव टू टेक अ करेक्ट डिसीजन। अगेन अ ज़ेन स्टोरी इज कमिंग, जिससे आप एनालॉजी ड्राइव करेंगे कि कैसे करेक्ट डिसीजंस लिया जाता है और डिसीजंस का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। और जब हम एडुकेटर्स अपने लाइफ में समझ जाते हैं कि डिसीजन मेकिंग कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे लिया जाए और क्या क्या पहलू है इसको समझने के लिए, आई ऑलवेज से व्हाट एवर वी नो वी गिव। हमारे पास जो चीज ज्यादा होती है, अगर हमारे पास नॉलेज है, हम जरूर किसी ना किसी को देंगे। हमारे पास जो भी बहुत ज्यादा वी आर फिल्ड विद समथिंग दैट इज अबाउट टू ओवरपोर टू द अदर पर्सन। सो इफ वी नो हाउ टू टेक करेक्ट डिसीजंस, वी विल सडनली इन आवर एक्शंस वी विल रिफ्लेक्ट, वी विल डेमोन्स्ट्रेट हाउ टू टेक करेक्ट डिसीजन। So here this Zen story is there. ये Zen story is about 2 monks
जो कि एक रिवर साइड से गुजर रहे होते हैं, और दोनों मंक्स देखते हैं कि एक औरत जो है वो पानी में डूब रही है। जब ये पानी में डूब रही है तो दोनों मंक्स में बातचीत होने लगती है कि इसको बचाना चाहिए। उसमें से एक मंक ने बोला कि नहीं, इसको भिक्षुक भिक्षुक ये उसने एक कहा कि नहीं, बचाना नहीं है, क्योंकि वी कैन नॉट टच अ फीमेल। हमारी जो बरसों की जो तपस्या है, जो हमने प्राप्त किया है, उसमें इस फीमेल को अगर हम छू लेंगे तो हमारी जो बरसों की तपस्या है वो भंग हो जाएगी। लेकिन दूसरा जो मंग था वो, नहीं नहीं, हम आई कैन नॉट सी अ फीमेल ड्राउनिंग एंड डाइंग, आई एम गोइंग टू प्रोटेक्ट हर। बट दूसरा वाला जो था वो उसको पुश पुल बैक करते रहा कि नहीं, यू कैन नॉट गो एंड टच। हमारे जो गुरु जी हैं वो बहुत नाराज होंगे। बट दिस अदर मंक हैज टेकन अ डिसीजन ऑफ हेल्पिंग। नाउ देयर आर टू डिसीजंस, करेक्ट? वन इज ऑफ सेविंग द फीमेल, द अदर वन इज ऑफ नॉट टचिंग द फीमेल। अब इसमें से एक मंक जिसने डिसीजन ले लिया कि ही विल सेव, ही गोज, ही पुल्स द फीमेल आउट और उसको अपने बैक पे सवार करता है। उसे पूछता है तुम किस विलेज की हो, तुम कैसे डूबी। उसने अपनी सारी इंफॉर्मेशन दी, उसने अपने कंधे पे उसको डाला जैसे कि आप पिक्चर में देखते हैं, और उसको कैरी करता है। जो अदर मंक है उसको बिल्कुल भी ये चीज पसंद नहीं आई, और थ्रू आउट जो रास्ता था जिसमें वो विलेज में जा रहा है, वो रास्ते भर उसको बोल रहा है कि तुमने क्यों लिया इसको अपने कंधे पे, अब तुम्हारी जो सालों की जो तपस्या है वो भंग हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। नाउ व्हाट यू कैन सी कि एक मंक ने तो उसको फिजिकली कैरी किया हुआ है, ठीक है, अपने पीठ पे कैरी किया हुआ है उसको। दूसरे इंसान ने उसको छुआ नहीं है, बट उसने उसको मेंटली कैरी किया हुआ है। और जब विलेज में जाके उस आदमी ने उसको उतारा और उसको उसके घर पहुंचा दिया, नाउ ही इज विदाउट दिस फीमेल, उसने उसको फिजिकली उतार दिया। लेकिन ये इंसान जो है दूसरा वाला, वो लौटने के टाइम पर भी कंटिन्यूसली बोल रहा है कि तुमने गलत किया, तुमने गलत किया। तो उसने और कुछ हफ्ते तक ये आदमी रिपीट करते रहा कि उस दिन जो तुमने किया ना, इसका परिणाम अभी तुमको सहना पड़ेगा। तो उसमें क्या होता है, उस इंसान ने उसको बस फिजिकली कैरी किया और उतार दिया और अनबर्डन हो गया। बट इस मंक ने उसको मेंटली इमोशनली अपने ऊपर हावी किया हुआ है, और 3 से 4 महीने तक भी उसने उसको याद किया हुआ है। तो दो डिसीजंस का आप दो परिणाम देख रहे हैं। तो फिजिकली कैरी करके किसी को तो हम लोग उतार देते हैं, इट्स वेरी इजी, ठीक है, दैट डिसीजन इज आवर्स। बट द डिसीजन ऑफ नॉट टचिंग समबडी बट स्टिल कैरिंग दैट पर्सन मेंटली एंड इमोशनली इज हेवियर, करेक्ट? ये दो पहलू हैं डिसीजन मेकिंग का। दूसरा एक पहलू जो है, एक ने डिसीजन लिया था उठाने का, सेव करने का, दूसरे ने डिसीजन लिया था छूने का नहीं। अब यू कैन नॉट स्केप द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ डिसीजन। अगर किसी को टच करने से अगर उसको पाप लगेगा या पुण्य मिलेगा, ये अकाउंटेबिलिटी जो है वो उस इंसान की है जिसने ये डिसीजन लिया था उठाने का। अब उसको पाप मिलेगा या पुण्य मिलेगा, जो भी रिजल्ट होगा वो उसका डिसीजन, उस का कॉन्सिक्वेंसेस से वो एक भाग नहीं सकता है। दूसरे ने नहीं छुआ, उसका क्या क्या कॉन्सिक्वेंस होगा ये भी उसका डिसीजन लाके उसको देगा। सो यू कैन नॉट स्केप द कॉन्सिक्वेंस ऑफ योर डिसीजन। यू कैन स्केप अ डिसीजन कि हम डिसीजन ही नहीं लेंगे, लेकिन उस ना डिसीजन लेने का जो कॉन्सिक्वेंस होगा उससे कोई भाग नहीं सकता है। सो वी नीड टू टेल चिल्ड्रन वॉट एवर डिसीजन यू टेक, गुड और बैड। आज मन को शांत करने के लिए बच्चे बहुत बार क्या होता है, मन को शांत करने के लिए कोई इंस्टेंट डिसीजन ले लेते हैं, मगर लॉन्ग रन में वो कांटों का एक जर्नी होने वाला है, ये भी उनको समझना होगा कि ओके, आज मोमेंट्री प्लेजर के लिए तुमने ये डिसीजन ले लिया है, लेकिन आगे अपने लिए तुमने कांटे का एक रास्ता बना लिया है, दैट इज अगेन योर डिसीजन। बट आज अपने लिए टफ डिसीजन ले लिया है, आज अच्छा नहीं लग रहा है, बट आगे तुम्हारे लिए रास्ता सही है, दैट इज अगेन योर डिसीजन, एंड दोस कॉन्सिक्वेंस विल बी योर्स। दिस क्लैरिटी किड्स नीड टू हैव कि decision are yours and the consequences are also yours. I hope I'm clear to you. So that is the power of decision making. Okay, thank you so much. Communication and interpersonal skill, I think this is the father and mother of all life skills. हमारे लाइफ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होता है, क्योंकि हम लोग बहुत बार क्या करते हैं, सोचते हैं कि हम लोग कम्युनिकेट करते हैं या हमारे इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत अच्छे हैं, बट होते नहीं है। हम लोग कन्वीनियंटली बहुत कुछ मिस कम्युनिकेट करते हैं, नहीं कम्युनिकेट करते हैं। अगर कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में, तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अगर ये मंत्र हमने एक्सेप्ट कर लिया कि वॉट एवर वी फील, वॉट एवर इज गोइंग थ्रू, अगर बहुत क्लियरली कम्युनिकेटेड है बच्चों को, अगर टीचर्स के मन में क्या है वो बच्चों को पता है, बच्चों के मन में क्या है वो टीचर को अगर पता है, दैट कम्युनिकेशन एंड वो सर्टेनिटी है कि क्या एक्सपेक्टेड एक दूसरे से, तो बहुत सारी चीजों का सोल्यूशन हो जाता है।
आई विल टेक एन एग्जाम्पल फ्रॉम प्रोफेशनल लाइफ, कि किसी रीजन से, किसी बहुत जेन्युइन रीजन से अगर आप अपनी जॉब छोड़ रहे होते हैं, बट आपने बहुत अच्छी तरीके से अपने बॉस को बताया है कि व्हाई यू आर लीविंग द जॉब, एंड लीविंग द जॉब विल लीड टू एनीथिंग, पर्सनल ग्रोथ, एनीथिंग एनीथिंग, बहुत अच्छे से आपने कम्युनिकेट किया है ना, तो हो सकता है कि बहुत साल के बाद भी आपको एज अ वेरी गुड प्रोफेशनल आपकी ऑर्गेनाइजेशन याद करे, जस्ट बिकॉज यू कम्युनिकेटेड एवरीथिंग वेरी जेन्युइनली, ऑथेंटिकली, इन अ वेरी ऑनेस्ट वे। बट बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आपकी कोई बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम की वजह से आपने कोई डिसीजन लिया हो, बट आपने उसको कम्युनिकेट नहीं ठीक से किया हो, एंड यू आर बीइंग मिसअंडरस्टूड, और बहुत टाइम के बाद भी ना जो आपका जेन्युइन रीजन वो किसी को पता नहीं है, एंड यू आर मिसअंडरस्टूड। दैट इज द पावर ऑफ कम्युनिकेशन। बहुत बार हमारे घर में बैठे अगल बगल के लोग नहीं जानते हैं कि हम क्या चीज से गुजर रहे हैं, तो दैट इज जस्ट बिकॉज लैक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल्स आर मैजिक। अगर हम सब कोई आंख बंद करके हम सोचते हैं कि हम कोई ऐसे इंसान का नाम सोचते हैं जिनकी हम सारी बातें मानते हैं, जिनकी सारी बात हमें मानने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी ऐसा इंसान हो सकता है जिसकी आप सारी बातें मानते हैं, आप ये सोचिए कि इस इंसान के साथ आपका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसा है, अच्छा है या बुरा है। अनडाउटेडली इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड रिलेशनशिप। वी लिसन टू पीपल विथ होम वी शेयर गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो अगर स्टूडेंट और टीचर की बात करें, अगर बच्चों का और स्टूडेंट का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, दे विल लिसन टू यू नो मैटर वॉट एवर यू से। So interpersonal skill और communication, they I said they're the foundation of all skills. अगर ये स्किल के ऊपर आपने महारत हासिल कर ली कि जो भी है, ईगो को साइड रख के, अपने कंडीशनिंग को साइड रख के, अपने बायस को, सबसे इंपॉर्टेंट है ईगो को साइड रख के, अगर आपने बहुत ऑथेंटिकली, जेन्युइनली कम्युनिकेट किया है किसी चीज को, चांसेस आर की प्रॉब्लम्स लाइफ में आएंगी ही नहीं। हम आपने स्कूल में देखा होगा, बहुत बार ऐसा होता है कि किसी बच्चे ने किसी दूसरे बच्चे के ऊपर ये इल्जाम लगा दिया कि इसने मेरी घड़ी चुरा ली है मेरे बैग से। जब आप, तो तुमको कैसे पता उसने घड़ी चुराई, तो वो किसी तीसरे बच्चे का नाम लेगा कि उसने मेरे को बताया। अगर आप उससे पूछेंगे तुमने देखा है घड़ी चुराते हुए, तो नहीं, हमने नहीं देखा। तो क्या होता है, एक मिसकम्युनिकेशन का एक ऐसा विशियस सर्कल क्लास में होता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग यू डोंट नो। यहाँ पे क्या है, हमें बच्चे को इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिखाया ही नहीं है, इसीलिए इस तरह का मिसमैनेजमेंट क्रिएट होता है। हमें बच्चों को बहुत छोटी उम्र में कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस सिखाना पड़ेगा। इसमें बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स। हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर रिएक्ट करते हैं। इसमें आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल, बहुत बार वेरी सिंपल एग्जाम्पल जो हम एडल्ट्स को समझ में आएगा। मेनी टाइम्स कोई हमें अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाता है कि आप मेरी बर्थडे पे, तुम मेरी बर्थडे पे जरूर आना, बहुत यू you नो know, आपको प्रेशराइज कर रहा है अपनी बर्थडे पे आने के लिए, बट बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम आप नहीं जा पाते हैं, आप नहीं जा पाते हैं, और ये इंसान आपसे नाराज हो जाता है कि ठीक है, अब ये मेरी बर्थडे पे नहीं आए, अब हम इनसे बात नहीं करेंगे। लेकिन इसमें what is the thing that is happening, इसमें आप इंटेंशन देखिए, that person really wanted you to come to the birthday, और आपके एब्सेंस से उसको फर्क पड़ता है, इसीलिए उसने ऐसा रिएक्शन किया कि वो आपसे बात नहीं कर रहा। इसमें इंटेंशन क्या है, that you were important to that person and your absence made a difference to that person, that's why this person is reacting like this। but हम क्या conveniently miscommunicate करते हैं कि okay, I did not go to the birthday party, this person doesn't understand my problem, he's not talking to me, let it be, don't talk। हमने क्या किया, कन्वीनियंटली मिसकम्युनिकेट किया एक ब्यूटीफुल इंटेंशन को। इसमें रिस्पॉन्स की जरूरत थी, इसमें रिएक्शन की जरूरत नहीं थी। एंड अगेन, हैप्पीनेस, पीस, दीज आर ऑल दीज थिंग्स कम एट अ प्राइस। अगर आपको अपनी लाइफ में पीस चाहिए, तो आपको सीखना होगा रिस्पॉन्स करना, ना कि रिएक्ट करना। रिएक्शन मेनी अ टाइम्स इट्स अ कल्विनेशन ऑफ आवर ईगो, ऑफ आवर प्रिजुडिस, ऑफ आवर, क्योंकि हमें लगता है कि ऐसा, अभी आज के जमाने में क्या है, आपने किसी को कॉल किया और उस इंसान ने एक बारी में कॉल नहीं उठाया और दूसरी बार में कॉल नहीं उठाया, तो आपको लगता है कि वो आपके कॉल्स को इग्नोर कर रहा है। हो सकता है दैट पर्सन इज स्टक समवेयर, दैट पर्सन इज ड्राइविंग, दैट पर्सन इज seriously available, not available near the phone, but we do not call that person the third time because we think that that person is trying to ignore us। so this has, इसमें क्या होता है, peace आपका challenge हो जाता है। so we need to understand that if you want peace, if you want happiness, you have to give it a price। वो प्राइस आपका ईगो हो सकता है,
आपको इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना पड़ सकता है, आपको उसके साथ बैठ के प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ सकता है, उसके साथ एक अच्छा डिसीजन मेकिंग करना पड़ सकता है, बिकॉज यू नीड पीस एंड हैप्पीनेस दे कम एट अ प्राइस. रिस्पॉन्स एंड रिएक्शन दे आर वेरी वेरी क्रूशियल. एंड जब भी क्लास में कोई सिचुएशन आए और आपके सामने आए, तो आप जरूर बच्चों से एक बार पूछे कि व्हाट यू डिड, व्हाट यू थिंक, वाज इट अ रिस्पॉन्स और वाज इट अ रिएक्शन. बिकॉज रिएक्शन से क्या होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत डिटोरिएट करती है. और आप देखेंगे कि जो लोग अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं, एंड मेनी किड्स दे आर जेन्युइनली रिस्पॉन्सिव एंड दे आर नॉट रिएक्टिव, आप देखिएगा देयर इज पीस, देयर इज हैप्पीनेस इन देयर लाइफ, दे टेक थिंग्स एज दे कम, देयर इज कामनेस इन देयर एवरीथिंग दे डू. सो रिस्पॉन्स एंड रिएक्शन के ऊपर आप जरूर क्लास में एक्टिविटी कराएं, जहां पे हर कुछ आप बताएं कि तुम्हारे रिएक्शन का जो इम्पैक्ट है वो सामने वाले बच्चे पे क्या पड़ा, तुम्हारे जो रिस्पॉन्स का जो पॉजिटिव रिएक्शन वो सामने वाले बच्चे पे क्या पड़ा. बिकॉज वेन एवर अ पर्सन रिएक्ट्स, उसका इम्पैक्ट पूरे एटमोस्फेयर में पड़ता है. तो रिएक्शन जो है मेनी अ टाइम्स इट्स नॉट नीडेड, एंड व्हाट इज नीड इज रिस्पॉन्स, बिकॉज एवरीबडी इज फाइटिंग अ बैटल, इवन अ स्मॉल चाइल्ड इज फाइटिंग अ बैटल. तो क्योंकि उसको सुबह उठना है, ड्रेसअप होना है, जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करना है, बस पे चढ़ना है, उतरना है, शूलेस खुल गया, ऑल दीज आर बिग स्ट्रगल्स फॉर किड्स. और इस पॉइंट पे एवरीबडी नीड्स कि उसको रिएक्शन से नहीं, उसको रिस्पॉन्स के साथ डील किया जाए. एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, आई टोल्ड यू, आर द फादर एंड मदर ऑफ ऑल स्किल्स. Now, the most important thing in communication is to hear what is being unsaid. अगर ये हमने बच्चों को सिखा दिया, तो बहुत सारी empathy, और this world will be a beautiful place. I always give this example of a child जो कि he was very good in studies and suddenly 10 दिन से उसकी पढ़ाई में बहुत डिटोरिएशन आया, उसके क्लास वर्क्स में बहुत डिटोरिएशन आया, वो जो कपड़ा पहन के आता था उसमें बहुत गंदगी थी, जंक फूड लाने लगा. तो सबने इस बात को नजरअंदाज किया और सबने सिर्फ ऊपरी उसको देखा कि कपड़ा गंदा है, जंक फूड लेकर के आ रहा है, क्लास वर्क नहीं कर रहा है, होमवर्क नहीं कर रहा है, डिस्टर्ब लग रहा है. सो दिस चाइल्ड इज गिविंग यू अ मैसेज, ही इज सेइंग समथिंग जो कि इस छोटी उम्र में उसके पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, बट वो जो चेंज्ड एक पूरा सीन है, वो बहुत कुछ कह रहा है. ये एक अनसेड मैसेज दे रहा है कि जो बच्चा 10 दिन पहले तक बिल्कुल ठीक था, ये क्या रीजन हो गया कि वो इस तरीके से हो गया. लेकिन हम लोग कन्वीनियंटली उसकी अनसेड बातों को नहीं समझे, हम लोग सिर्फ उसके गंदे कपड़े को देखे, उसके लंच को देखे और उसके सारी ऊपरी चीजों को देखे. वो बुली होने लगा बच्चा, जस्ट बिकॉज कि वो जंक फूड ला रहा था. और जब ये मैटर एडमिन तक पहुंचा कि बच्चा क्लास वर्क नहीं कर रहा, होमवर्क नहीं कर रहा, लंच में जंक फूड ला रहा है, द पेरेंट्स वो कॉल्ड अपॉन. और जहां पे हमें ये पता चलता है कि उसकी जो मदर है, शी हैज गिवन बर्थ टू अ स्टिल बॉर्न बेबी एंड शी इज बैटलिंग फॉर हर लाइफ इन द हॉस्पिटल. और इसी के लिए जस्ट फादर इज torn apart between house and hospital, इसीलिए just to get rid of the child he is sending the child to the school with something in his bag as lunch. होमवर्क और क्लास वर्क की तो कोई खबर नहीं. बच्चा मेंटली टर्मोइल से गुजर रहा है क्योंकि अभी ही लॉस्ट अ सिबलिंग, जिस 9 महीने से सुन रहा है सिबलिंग इज अबाउट टू कम, वो उसकी डेथ हो गई है, मदर घर पे नहीं है, फादर एक मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं. उसके चेंज कपड़े में, चेंज लंच में, चेंज परफॉर्मेंस में कितना बड़ा मैसेज था, लेकिन किसी ने समझने की कोशिश नहीं की. सो effective communication is not only reaction and response, but many a times people give you a lot of messages. People behave differently, they talk differently, they're not the same that they were. They are giving you a message, so please listen to it. Especially जब बच्चे इस तरीके का मैसेज देते हैं, जरूर पूछिए कि why were you absent for 2 days, you were not here for 3 days, why this change in your dress, why you're not performing well, what is wrong with you, talk to me. तो जब हम लोग किसी बच्चे की अनसेड बातों को सुनने की कोशिश करते हैं, हमें समझ में आता है, बिकॉज इट्स ऑल अ सर्कल. जब हम एज पेरेंट्स भी, अगर हमारे बच्चे कहीं और स्कूल्स में पढ़ते हैं, दे विल ऑलवेज बी एन एजुकेटर जो उसको हेल्प करेगा, उसकी अनसेड बातों को सुनेगा, अगर हम किसी के बच्चे की अनसेड बातों को सुनते हैं. एंड जब हम लोग उस नजर से देखते हैं, अपने पूरे कॉन्शियसनेस से देखते हैं, हर कोई एक अनसेड मैसेज जरूर देता है. वी नीड टू बी इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स टू अंडरस्टैंड दोज मैसेजेस. नाउ कोपिंग विद स्ट्रेस, अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, आई नो एडुकेटर्स के ऊपर बहुत सारा स्ट्रेस है, और ट्रेनिंग का स्ट्रेस है, एग्जामिनेशन पेपर का, ऑब्जर्वेशन का, लॉट ऑफ स्ट्रेस. बोलना गिनती कम हो जाएगी, बट स्ट्रेस का रीजन ज्यादा है. सो देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी दैट आई हैव कंपोज्ड फॉर यू. शायद आप लोगों को सुन के लगे कि स्ट्रेस से भी कोप किया जा सकता है.
सो दिस स्टोरी इज अबाउट अ रेवन. जो रेवन होता है, जो पूरा काला एक क्रो होता है, वो एक ट्री पर बैठकर रो रहा था. दिस इज द लास्ट स्लाइड आई एम डीलिंग विद. ओके. सो वो एक ट्री पर रो रहा था, और इतना ज्यादा वो दुखी था कि उसका जो आंसू था एक मंक के चेहरे पर गिरता है. और मंक देखता है कि कौन रो रहा है, किसका आंसू मेरे चेहरे पर गिरा. और उसने देखा तो एक रेवन जो था वो पेड़ के टॉप पे ही वाज क्राइंग, एंड ही थॉट कि व्हाई इज द रेवन क्राइंग. रेवन को क्या हो गया कि वो इतना रो रहा है. तो रेवन से उसने बोला कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड योर क्राइंग. सो ही सेड कि सी आई एम लीडिंग अ वेरी स्ट्रेसफुल लाइफ एंड आई जस्ट डोंट वांट टू बी अ रेवन एनी मोर. मेरे को कुछ और दे दीजिए बनने के लिए. आई डोंट वांट टू बी अ रेवन. सो ही सेड, तो मेरी तपस्या इतनी स्ट्रांग है कि हम तुमको जो चाहें तुमको हम बना सकते हैं, बट तुमको बनना क्या ये बताना पड़ेगा. तो रेवन बोला आई वॉन्ट टू बी अ स्वान. जो बिल्कुल व्हाइट सुंदर स्वान होती है वो बनना है. तो बोला ठीक है, तुम स्वान ही बन जाना, लेकिन तुम एक बार स्वान से पूछ करके आओ कि क्या वो हैप्पी है अपनी लाइफ में. रेवन बोला ठीक है, अगर वो हैप्पी होगी तो आप मेरे को स्वान बना देंगे. बोले कि बिल्कुल, मेरी तपस्या से तुम कुछ भी बन सकते हो. आई विल गिव यू दिस, ग्रांट कर दिया जाएगा तुम्हारी विश को. तो ही वेंट टू द स्वान. स्वान एक बहुत ब्यूटीफुल पॉन्ड में बहुत खूबसूरती के साथ, यू नो, शी वाज देयर. एंड द क्रो आस्क्ड कि स्वान, आर यू हैप्पी इन योर लाइफ? You're so beautiful, you have got such a big pond, your long neck, everything is so perfect. So are you happy in your life? She said कि no, I'm not happy in my life में इतने सारे colors हैं, red, blue, purple. God has been so unkind to make me white तो कोई color ही नहीं है, मेरी पूरी जिंदगी को सफेद बना दिया है. नेक्स्ट लाइफ में आई डोंट वांट टू बी अ स्वान. तो बहुत रेवन को हैरानी होती है, इतनी सुंदर बर्ड को भी स्वान नहीं होना है. तो वो बोला कि फिर तुम क्या बनना चाहती थी. तो वो बोली कि आई वांटेड टू बी अ पैरट. हैव यू सीन अ पैरट? सो ब्यूटीफुल दे आर, सो मेनी कलर्स, chirping, everybody loves a parrot. So he said okay, then I'll ask parrot. So he went to a parrot. So he asked parrot, are you happy? So he said, me happy? हर टाइम आई एम इन दिस फियर कि कोई मेरे को ट्रैप कर लेगा. हम जहां भी बैठते हैं मेरे को लगता है कि एक जाल है. जहां भी हम जाते हैं हमको लगता है कि कोई मेरी खोज में लगा हुआ है. मेरे को कोई किसी भी टाइम पे केज कर लेगा, एक पिंजड़े में डालेगा और मेरे को बोलेगा बोलने के लिए. सो बर्ड होने का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ ना, क्योंकि बर्ड का क्या है, फ्रीडम चाहिए. बट आई एम नॉट फ्री. आई एम कंप्लीटली इन फियर ऑल द टाइम. दिस लाइफ इज नथिंग बट हेल्प फॉर मी. आई डोंट वांट टू बी अ पैरट एनी मोर. सो व्हाट डू यू वांट टू बिकम? आई वांट टू बिकम अ पिकॉक. बिकॉज पिकॉक को देखा है, इतनी लाविश लाइफ जीते हैं. एवरी टाइम कैमराज आर देयर, पीपल आर देयर, दे आर क्लिकिंग पिक्चर्स. शी डांसेस अपने टाइम, अपने हिसाब से वो डांस करती है, फिर वो अंदर चली जाती है. आई थिंक कि पिकॉक सबसे हैप्पी है. और नेक्स्ट लाइफ में हम सब बर्ड्स को ना पिकॉक बनना चाहिए. तो रेवन वेंट टू द पिकॉक. पिकॉक से पूछा, पिकॉक आर यू हैप्पी? सो पिकॉक सेड कि व्हाट्स देयर टू बी हैप्पी? Even if I am sick, I am forced to dance. Even if I don't want to do anything, कैमरा हमेशा मेरे मुंह पे फ्लैश करता है. So many people, they're always outside my cage. Many a times they pluck my feather to make fans and decorative items, and they don't even know that how much it hurts when they pluck my feather. This is not a life, this is hell. So बोले, then what do you want to become in your next life? What do you want to become? He said, I want to become a raven. बिकॉज रेवन को तो किसी चीज का डर ही नहीं है. वो तो बर्ड है, खुले आसमान में उड़ता है, उसको तो फ्रीडम ही फ्रीडम है. वो जहां चाहे उड़ सकता है. उसको कोई केज नहीं करना चाहता है. उसको सारी आजादी है, उसको कोई फियर नहीं है. उसको कभी कोई डांस नहीं कराएगा, उसकी कोई फोटो नहीं खींचेगा, उसके कोई पंख नहीं तोड़ेगा. सो नेक्स्ट टाइम आई वांट टू बिकम दिस रेवन. So the raven came back to the monk and said, Ki, I am very happy with this life that you have given to me, and I don't want to change. So the analogy from this story is that in this world where we are living, social media, Instagram, Twitter has made life very, very tough for us. Because, you know, whenever you open Instagram, Facebook, everybody is partying, everybody is going abroad, everybody is having a good time, and everybody is looking very beautiful. सो बट दैट इज अ फेक वर्ल्ड. द रियल वर्ल्ड डजंट वर्क लाइक दिस. तो जब हम लोग इस तरीके की कंपैरिजन देखते हैं ना, हम लोग स्ट्रेस्ड हो जाते हैं. एंड पीपल से कि कोई स्ट्रेस होने वाली बात नहीं है, बट पीपल डू गेट स्ट्रेस बाय लुकिंग एट अदर पीपल्स हैप्पीनेस. और बट एवरीबडी इज स्ट्रगलिंग विद देयर ओन बैटल. एवरीबडी इज स्ट्रगलिंग विद देयर ओन बैटल. सो जब हम लोग इस तरीके की बैटल्स को नहीं देखते हैं और हम लोग बस एक सामने से एक सुपरफिशियल कोई इमेज देखते हैं, तो हमें स्ट्रेस होता है. So from the story of this crow and monk, we can derive this analogy
what we have got, everybody has to bear their own cross, and this is a life जहाँ पे law of average establish हुआ है, जहाँ पे सबको equal amount of दुख सुख सब कुछ मिलेगा. But whatever we have, whatever limited resources we have, whatever we have in our hands, we need to be happy and we need to be at peace. And we need to prepare our children for a life that is unpredictable and that is uncertain, and that is only possible when we inject life skills in everything we disseminate to them. So that's the end of my session. Thank you very much for all your good comments. Thanks a lot.